नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एचपी पटवारी की क्लास 22 करेंगे और यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस करेंगे। जनरली आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड होंगे, कुछ आपके इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे और कुछ आपके जो यहाँ पे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको चलते हैं लेकर अपने वीडियो की। और उससे पहले आपको जो कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि जो कोलार गोल्ड माइंस हैं, कोलार गोल्ड माइंस हैं, वो आपका इंडिया में किस स्टेट में है, किस स्टेट में और किस चीज के लिए फेमस है, फेमस फॉर। ठीक है, इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको जल्द से जल्द इसका आंसर जो मिलेगा। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट जी क्वेश्चन है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो भी होती है, अपडेट जो भी होती है, पीडीएफ जो भी होती है, क्वेश्चन पेपर जो भी होता है, वो आपको सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो आप उसको जाओ ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको जो है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं आप, तो वहाँ पे आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे, एचपी जीके प्लस इंडिया जीके के नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप उसको जो परचेज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, आपको काफ़ी जो मदद करेंगे वो एचपीएसएससी के एग्जाम्स में और एचपी पटवारी के एग्जाम्स में। सो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर एंड इज कॉल्ड एज मृतकों का टिल्ला। इनमें से कौन सी जो रिवर है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की यहाँ पे कौन सी सिटी ऐसी है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए फेमस है और इंडस रिवर के जाओ किनारे पर बसी हुई है और उसको हम मृतकों का टिल्ला भी जाओ बोलते हैं। तो सिंपल याद रखेंगे कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। चनहोदरो भी आपका जो इंडस रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। और याद रखो जो आपका कलिबंगा है ये घग्गर नदी के आसपास जो बसा हुआ है। तो इसमें इतना याद रखेंगे कि ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहोदरो ये आपकी जो पाकिस्तान में है। ठीक है, रिसेंट में पाकिस्तान में, और ये कलिबंगा जो आपका रिसेंट में इंडिया में है, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, खालिस्तान आपका जाओ, कलिबंगा आपका जाओ राजस्थान में है। कहाँ पे आपका? राजस्थान में है। और इसकी जो खोज थी कलिबंगा की वो आपका अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने जो यहाँ पे की थी। और बीबी लाल एंड बी के थापर भी जो इसके जो डिस्कवरर थे कलिबंगा के, ये आपको याद रखना है। अब देखिए हड़प्पा जो है वो आपका सबसे बड़ी सिटी जो यहाँ पे सबसे जो है पुरानी सिटी, जो फर्स्ट सिटी जो खोजी गई थी वो आपकी हड़प्पा थी। तो ये मोंटगोमरी नामक स्थान पर है। मोंटगोमरी जो है नामक स्थान पर है, पंजाब प्रोविंस में है ये आपका। ठीक है, पाकिस्तान प्रोविंस में। ठीक है, पाकिस्तान में। तो दयाराम साहनी इससे रिलेटेड जो है आपके डिस्कवरर है। मोहनजोदड़ो जहाँ पे सबसे बड़ा अनागार मिला था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये आपका खोज किया गया था राखलदास बनर्जी द्वारा। राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में आसपास। और ये जो है आपका इंडस रिवर के किनारे पर बसा हुआ है लरकाना जिले में, पाकिस्तान के। ठीक है, लरकाना प्रांत में आपका जो है बसा हुआ है, सिंध प्रांत में। ठीक है, लरकाना जो डिस्ट्रिक्ट था आपका। तो सिंपली आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टिल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृतकों का टिल्ला। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन में आपका चनहोदरो है वो आपका नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट में था। नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट में है, सिंध प्रांत के, पाकिस्तान में। और याद रखेंगे कि इसकी खोज एनजी मजूमदार ने की थी। एनजी मजूमदार, याद रखेंगे 1931 के आसपास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जो मोहनजोदड़ो है उसको हम मृतकों का टिल्ला बोलते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो पार्ट है, सिटी है, और इंडस रिवर के किनारे पर वो बसी हुई है सिटी। तो याद रखना है वो बसी हुई थी सिटी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि मृतकों का टिल्ला हम किसको बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर कॉपर। इनमें से कौन सा प्लेस है ऐसा है जो कॉपर के लिए फेमस है?
तो देखिए जो कोलार गोल्ड माइंस है वो गोल्ड के लिए फेमस है। जनरली आपका कर्नाटका में जाओ आपका गोल्ड माइंस देखने को मिलती है, कोलार गोल्ड माइंस, ठीक है। उसी तरह से अफगानिस्तान गोल्ड के लिए फेमस है, और जो पर्शिया ईरान है वो भी आपका गोल्ड के लिए फेमस है, ठीक है। अब देखिए बदख्शां के ऊपर आते हैं, तो बदख्शां आपका जो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है वो, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखनी है आपको कि बदख्शां जो है आपका सैफायर के लिए फेमस है और लैपिस लाजुली के लिए फेमस है। ये कुछ स्टोन्स हैं, इसको नाम याद रख लेना है आपको। अब देखिए यहाँ पे जो राजस्थान में जो खेतड़ी नामक जगह है, राजस्थान में जो खेतड़ी नामक जगह है वो किसके लिए फेमस है? वो है आपका कॉपर के लिए फेमस। किसके लिए? कॉपर के लिए फेमस है वो, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन सी मेन क्रॉप्स थी जो ग्रो की जाती थी? तो सिंपल सी बात याद रखनी है, वीट एंड बार्ले, वीट एंड बार्ले उस समय ग्रो किया जाता था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि वीट एंड बार्ले जो उस समय ग्रो किया जाता था। और राइस के जो साक्ष्य मिले हैं, राइस के जो साक्ष्य थे वो जनरली आपको लोथल और बनवाली से मिले हैं, ठीक है। याद रखना है, बनवाली और लोथल से, ठीक है, इसको याद रखना है आपने। तो वीट एंड बार्ले जो उस समय जो उगाया जाता था, गेहूं और जो उस समय जो उगाया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे, ये मेन क्रॉप्स उस समय थी, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए कॉटन को उस समय क्या बोलते थे? सिंडोन बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंडोन बोलते थे उस समय। ये आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ लिया जाता है कि कॉटन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे जो क्या बोलते थे? सिंडोन जो बोलते थे, याद रखना है। देखिए आगे, द जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज। जब किसी जो चीज के प्राइस में इंक्रीज होगा, राइज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे आप इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इन्फ्लेशन बोलते हैं। कि जब किसी के चीज के प्राइस में राइज देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं आप? इन्फ्लेशन। और याद रखेंगे अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, तो वो गुड है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ठीक है। अगर आपका जो हाई इन्फ्लेशन होता है, हाई इन्फ्लेशन होता है, सो दैट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, ठीक है। मतलब जैसे महंगाई बढ़ती है, महंगाई में क्या होता है कि जो प्राइसेस होते हैं थोड़े बहुत जो चीज़ों के वो बढ़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप? इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफ्लेशन क्या होता है कि जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा जो ह्यूज डिक्रीज आ चुका है, उसको क्या बोलते हैं आप? आपका डिफ्लेशन बोलते हैं। और डिफ्लेशन कभी भी जो अच्छा नहीं होता है आपका इकोनॉमी के लिए। डिफ्लेशन जो कभी भी अच्छा नहीं होता इकोनॉमी के लिए, ठीक है, इसको याद रखना है, बेनिफिट नहीं होता। अब देखिए स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी है, और देखिए आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ चुका है, तो यानी कि जब आपका रिसेशन आ रहा है तो वो स्टैगफ्लेशन है, जिसमें इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, रिसेशन भी है, ठीक है, तो आपका वो क्या होता है? स्टैगफ्लेशन जो होता है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जब आपका गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में इंक्रीज होता है तो आपका क्या होता है? वो इन्फ्लेशन होता है। और याद रखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स बनाए गए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स बनाए गए हैं। और ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1935 में बना था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में जो ये नेशनलाइज हुआ था, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर कौन है? शक्ति कांता दास जो वहाँ के गवर्नर हैं, ये आपको याद रखना है। इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल इससे पहले थे। और उनसे पहले से कौन थे? उर्जित पटेल से पहले वो आपके रघुराम राजन, रघुराम राजन जो गवर्नर थे।
इसको याद रखना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कौन हैंडल करता है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर पूछा गया फिस्कल पॉलिसी को कौन हैंडल करता है, तो याद रखना है कि फिस्कल पॉलिसी को जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रेगुलेट करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में जो अगर कोई इंक्रीज आता है तो उसको क्या बोलते हैं आप? इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल? इनमें से कौन सा जो मॉनेटरी पॉलिसी जो टूल नहीं है? तो देखिएगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल रहते हैं। इसको आपने याद रखना है। रेपो रेट क्या होता है असल में, कि जब आरबीआई जो है वो जो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, कमर्शियल बैंक्स को जो लोन देता है, तो वो किस रेट पे देता है? वो आपका रेपो रेट पे देता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है, यहाँ पे आपका लोन दे दिया जा रहा है, तो आपका जो वो रेपो रेट होता है। यानी कि आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स को एक तरह से पैसा दे रहा है, तो वो रेपो रेट है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? कि आरबीआई कुछ कमर्शियल बैंक से अपना पैसा वापस ले रहा है या फिर लोन ले रहा है। ठीक है, कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से वापस पैसा ले रहा है या लोन ले रहा है, तो वो आपका क्या है? रिवर्स रेपो रेट रहता है। ठीक है, हमेशा याद रखो रेपो रेट ज्यादा होती है रिवर्स रेपो रेट से, इसको आपने याद रखना है। अब बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। सिंपल इतना याद रखो कि बैंक रेट में जो कोई कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन उठाता है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन उठाता है, तो वो आपका बैंक रेट पे उठाता है। अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट देखें तो यहाँ पे देखो कमर्शियल बैंक सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए या फिर एक रात के लिए जाओ लोन लेता है आरबीआई से, तो वो आपका क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होती है। अब देखिए कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो में मतलब क्या होता है कि बैंकों के पास जो पैसा जाता है तो उसमें से 4% जो या फिर 5% जो भी आपका जो परसेंटेज रखी जाती है आरबीआई के द्वारा, तो उतना परसेंटेज आरबीआई को देना पड़ता है ताकि स्टोर रखा जा सके। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है कि कमर्शियल बैंक्स कुछ परसेंटेज जो अपने पास जो पैसा रखते हैं स्टोर करके, तो वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ये सब क्या है? आपके मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हैं। लेकिन माइक्रो फाइनेंस आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो टूल नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये एक तरह से फाइनेंशियल सर्विस है जो कि स्मॉल लोन्स और फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है लो इनकम हाउस होल्ड्स को। ठीक है, पुअर और लो इनकम हाउस होल्ड्स को, तो ये आपका माइक्रो फाइनेंस होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि मॉनेटरी पॉलिसी का टूल कौन सा नहीं है? माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो माइक्रो लोन्स क्या होते हैं? माइक्रो लोन्स होते हैं कि अगर बिलो 1 लाख रुपए कोई लोन ले रहा है, ठीक है, तो आपका जो कंसीडर किया जाता है वो आपके माइक्रो लोन्स में, तो वो भी आपका जो माइक्रो फाइनेंस में ही जो आपका आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर? इंडियन हॉर्टिकल्चर का जो फादर कौन है? तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? जो की चीज आप जो गार्डन में उगाते हो। ठीक है, जो चीज आप गार्डन में उगाते हो वो आपका हॉर्टिकल्चर है। ये आपका अलाइड सर्विसेज सेक्टर में आता है, यानी कि आपका प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखो LH बेली, ये फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर है, फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर है, ये आपको याद रखना है। MH मैरिगोडा फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर है। कौन है? फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर। सिंपल सी बात है। MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, याद रखना है। इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब देखिए नॉर्मन
बॉरलॉग, ये कौन है? ये जहां तक मुझे याद है ये आपके फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे देखो एमएच मैरीगोडा जो है आपके वो फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर है, इसको आपने याद रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर भी पूछा जाता है, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर भी पूछा जाता है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन भी पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि एमएच मैरीगोडा जो आपके फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा जो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये आपका फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपको यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। अब देखिए बैंक ऑफ मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता, इन तीनों को मिलाकर जो आपका इंपीरियल बैंक बनाया गया था, ठीक है, इंपीरियल बैंक। और याद रखेंगे इंपीरियल बैंक को जो कन्वर्ट कर दिया गया था 1955 में, किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और 1969 में जो आपका याद रखेंगे 14 बैंक्स को जो नेशनलाइज जो किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी सारे जो बैंक जो मर्ज किए गए हैं, जैसे पटियाला हो गया, ठीक है, आपके बहुत सारे हैं, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए 1993 में जो सबसे पहला जो बैंक आपका मर्जर हुआ था, उसके बाद देखो 2017 में आपको देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज किया गया था, किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि देना बैंक और विजय बैंक को जो कब मर्ज किया गया था? 2017 में मर्ज किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। डेट आप चेक कर सकते हैं एक बार, कभी कभार गलती हो जाती है। तो फर्स्ट बैंक कौन सा है आपका? वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो कितने मेंबर्स होते हैं? तो सिंपल सी बात है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में जो आपके 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई से आते हैं और 3 आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंटेड होते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नहीं होते हैं, ठीक है, उनके ऑफिशियल्स होते हैं ये, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपका जो इसको आपको याद रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी में कितने मेंबर्स है? 6 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपका एक डिप्टी गवर्नर होता है, एक आपका डायरेक्टर होता है आपका आरबीआई का, और आपको याद रखना एक आपका जो आपका गवर्नर है आरबीआई के, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ अ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? तो इसमें से कौन सा जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का? देखो फॉरेक्स रिजर्व होता क्या असल में, कि जो चीज़ हम गोल्ड में स्टोर करते हैं, जो हम लोन ले रहे हैं बाहर से, आईएमएफ से, ठीक है, या एडीबी से, या फिर जो वर्ल्ड बैंक से, वो सब आपका क्या है? वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। और एक तरह से ये आप बोलता हूँ कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सारे क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो आपका जो डील होती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सबसे बड़ा जो है कंपोनेंट क्या है, लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है कंट्री में? फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं। क्या है आपके? फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड? देखो कौन सी कंट्री यहाँ पे पूछी गई है कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की वर्ल्ड में। तो सिंपल सी बात है, चाइना यहाँ पे जो नंबर 1 पे है, फर्स्ट पर है, और इंडिया जो है यहाँ पे देखो नंबर 2 पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था, सॉरी ए ऑप्शन यहाँ पे जो बिल्कुल राइट आंसर है। चाइना जो आपका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। सेकेंड में कौन है? इंडिया है, ठीक है, याद रखना है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है, मॉस्को। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। ये आपको याद रखना है, ठीक है,
ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस थे ये। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। हर एक चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो जो कोलार गोल्ड माइंस है वो फेमस है गोल्ड के लिए, और याद रखेंगे ये कर्नाटका में है। कहाँ पे आपके, ये कर्नाटका में है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।